कई वर्षों पहले की बात है, जब दुनिया आधुनिक नहीं हुई थी। ऐसे ही समय में रहने वाला एक व्यक्ति संदेश एक बैलगाड़ी में अपने गांव मंदराचल लौट रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसे वो पढ़ रहा था। संदेश, तुम पिता बन चुके हो, पर शायद जब तक ये पत्र तुम तक पहुंचे तब तक 1 महीना बीत चुका होगा। हमने लल्ला का नाम विद्युत रखा है। जल्दी लौट आइएगा, आपकी विमला। संदेश ये पत्र पढ़कर बहुत ही खुश था, पर इसे पढ़ते पढ़ते वो कुछ सोचकर रोने लगता है। सांझ हो जाती है और संदेश अपने घर पहुंचता है। घर आते ही उसकी पत्नी विमला अपने बेटे विद्युत के साथ उसका स्वागत करती है। आइए, स्वागत है आपका। बहुत देर हो गई आपको आने में। मैं तो कितना डर गई थी और आप भी यहाँ नहीं थे। रास्ते भर यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि इतने कठिन समय में मैं तुम्हारे पास नहीं था। काश कोई ऐसी चीज होती जो हमें तुरंत ही बात करवा देती एक दूसरे से। तुम्हारे दुख सुख में साथ ना रह पाया और आया भी तो इतनी देर बाद। इतना कहते ही संदेश की आंखों में आंसू आ गए। अरे, आप रोइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। इस विषय में मैं जरूर कुछ करूंगा। कुछ ऐसा बनाऊंगा जो हमारी तुरंत के तुरंत बात करा दे। जी, आप जरूर कुछ बना लेंगे, मुझे भरोसा है आप पर। रात बीत गई और अगले दिन गांव के कुछ पेड़ों के पास संदेश एक चित्र बना रहा था। संदेश को व्यस्त देखकर एक बाबा संदेश के पास आते हैं। इस किताब में क्या चित्र बना रहे हो बेटा? संदेश उन बाबा को लकड़ी से बने एक छोटे से डिब्बे का चित्र दिखाता है। मैं एक यंत्र बनाने की सोच रहा था, इन खास पेड़ों से, जो हमें कितनी भी दूर होने पर एक दूसरे से बात करने में मदद कर सके। अरे वाह, पर इसे बनाओगे कैसे? इन पेड़ों से जो ऊर्जा का संचालन और संचार करते हैं उससे। और इस पेड़ की ऊर्जा समझने और भापने की शक्ति का इस्तेमाल तुम इस यंत्र में कैसे करोगे? यंत्र का जो चित्र मैंने आपको दिखाया उसी तरह के चुंबक वाला यंत्र बना लूंगा। बस दिक्कत यह है कि ये यंत्र उन अलग अलग ऊर्जाओं को पहचानेगा कैसे? ध्यान से सुनो बेटा, शायद इससे तुम्हारी योजना फलित हो जाएगी। बाबा ने संदेश को पूरी बात बताई। संदेश को मानो उसका जवाब मिल गया हो। आपका धन्यवाद, आशीर्वाद दें बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। संदेश तुरंत अपने मित्र उद्धव को बुला लाता है। दोनों पेड़ काटने के औजारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। इस पेड़ को काटकर हम एक स्तंभ खड़ा करेंगे और फिर कुछ इस तरह के छोटे छोटे यंत्र बनाने हैं। संदेश वही चित्र अपने मित्र उद्धव को भी दिखाता है और साथ ही उसे उस यंत्र के बारे में बताता है। ये तो बड़ा ही काम का यंत्र है, पर ये काम कैसे करेगा? अरे सब्र रखो, पहले बन जाने दो, फिर बता दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। दोनों ही पेड़ काटते हैं और उस पेड़ को काटकर कुछ ही दिनों में उस चित्र की तरह एक लकड़ी का स्तंभ तैयार हो जाता है। लो भैया, बन गया लकड़ी का स्तंभ और चित्र की तरह ही चुंबक के यंत्र। अब जल्दी बताओ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है? भाई बस कुछ पल और रुक जाओ, वो आती ही होगी। अब कौन आ रहा है? तभी वहाँ पर विमला आती है। बस तुम्हारा ही इंतजार था। आओ विमला। माफ कर दीजिएगा जी, वो लल्ला सो ही नहीं रहा था तो देर हो गई। अब बताइए भी, क्या खास दिखाना था आपको? बताता हूँ। जब हम दोनों इस यंत्र और स्तंभ को एक साथ छुएंगे तो ये हमारी ऊर्जा पहचान लेगा और फिर जब भी हम एक दूसरे से बात करना चाहेंगे ये हमारी बात करा देगा। क्या? सच? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। विमला, संदेश और उद्धव तीनों स्तंभ को छूकर कुछ देर तक खड़े रहते हैं और उस लकड़ी के यंत्र से आवाज आने लगती है।
हाँ, इससे तो आवाज आई। इसका मतलब है कि अब तुम्हारी ऊर्जा स्तंभ ने और इस यंत्र ने पहचान ली है। अच्छा, तो भाभी आप ऐसा करिए कि घर चले जाइए और हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। विमला अपने घर आ जाती है और उस यंत्र को एकटक निहारती है। तभी अरे विमला, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, गजब की माया है। ये यंत्र तो सही में बोलता है। वाह भाई, क्या चीज बना दी। इससे तो गांव की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। तीनों उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और संदेश ने बाजार में आधुनिक यंत्र की दुकान खोल ली थी। अब गांव में लगभग हर व्यक्ति इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। संदेश अपनी दुकान में बैठा था, तभी वहां पर उद्धव आ जाता है। अरे भाई उद्धव, क्या बात है? ऐसे परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? परेशान नहीं संदेश भाई, बस कुछ सोच में डूबा था। तो संकोच कैसा? जो कहना चाहते हो कह दो। बात यह है संदेश कि बगल के गांव के मुखिया मेरे घर आए थे और मैंने उन्हें इस यंत्र के बारे में सब बता दिया और अब वो तुमसे ये खरीदना चाहते हैं। पर तुम दुखी क्यों हो? ये यंत्र किसी के काम में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम उनसे ही पूछ लो, खुद समझ जाओगे कि क्या बात है। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बुला लाओ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वहां पर बगल के गांव के मुखिया आ जाते हैं। तो आप ही हैं संदेश, बड़े चर्चे सुने हैं मैंने आपके। उद्धव ने कहा कि आप मुझसे यंत्र के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम इस यंत्र को बनाने का तरीका मुझे दे दो, हम इससे काफी पैसे कमा लेंगे। और ये पेड़ जो बस तुम्हारे गांव में उगते हैं, उन जमीनों को मुझसे बांट लो, तुम्हें मोटी रकम दूंगा इसकी। मुखिया जी, मुझे दो चीजें बताइए। यदि सोने का दाम 0 हो जाए या इतना बढ़ जाए कि 10 गांव का धन भी पर्याप्त ना पड़े, तो इन दोनों स्थितियों में क्या होगा? अगर दाम 0 हुआ तो संदूक की जगह सड़कों पर पड़ा होगा, और इतना अधिक बढ़ जाए तब तो ये पूरे देश में बस गिने चुने व्यक्तियों के पास होगा। बिल्कुल सटीक। और मेरे लिए वो सोना ये यंत्र है जिसे मैं सबके पास पहुंचाना चाहता हूं। तो इसकी कीमत कितनी रखनी है और पेड़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये दोनों ही चीजें मैं आपके हाथ में नहीं छोड़ सकता। आम लोगों के पास ये होना भी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारे हाथ कुछ मूल्यवान लगा है और इसका भेद उन चमत्कारी पेड़ों में है। पर अगर तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते हो तो फिर वही सही। संदेश मुखिया की बातों में नहीं आया तो मुखिया वहां से गुस्से में चले गए। जब कोई ऐसी खोज होती है जो लोगों को कई वर्ष आगे ले जाए, तो प्रगति के साथ साथ उस पर बुरी नजर भी लोगों की पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जरूर उन पेड़ों के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। हाँ, मुझे भी लगता है। उद्धव, मेरी बात सुनो। तुम आज उस स्तंभ के पास निगरानी रखोगे। पर अगर वो पेड़ों के पास चला गया उन्हें काटने तो? हाँ, इसीलिए मैं वहां खड़ा रहूंगा। वो चाहे पेड़ों के पास जाए या स्तंभ के पास, वो जहां भी जाएगा हम एक दूसरे को यंत्र की मदद से बता सकते हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं रात होते ही अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। रात हो चुकी थी और तब स्तंभ के पास कोई नहीं था। तभी वहां पर वही दूसरे गांव का मुखिया कुछ कर रहा था। उद्धव ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा था। वो तुरंत संदेश से लकड़ी के यंत्र पर बात करने लगता है। संदेश, वो यहाँ आया है स्तंभ के पास। जल्दी आओ वरना वो स्तंभ को काटने लगेगा। बस अभी आया भाई। मुखिया स्तंभ के ऊपर कुल्हाड़ी जैसे ही चलाने जाता है, दोनों दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और एक रस्सी से बांध देते हैं। आपको मैंने मना किया था कि आप इस यंत्र और गांव के मामले में हस्तक्षेप ना करें। पर तुम्हें यह पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ या मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ? इसी यंत्र की मदद से
और आपकी बातें जो लालच से भरी थी, उन्हें सुनने के बाद इसका अनुमान लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। तो अब तुम क्या करोगे? मुझे यूं ही इसी तरह से बंदी बनाकर रखोगे? जब तक आपके गांव से कोई यहाँ आता नहीं, तब तक आप यहीं बंद रहेंगे। पर मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो फिर वही प्रयास करूंगा। इस यंत्र का पूरा इस्तेमाल करो और खूब पैसे कमाओ। आखिर इन छोटे लोगों को इस यंत्र को देकर क्या फायदा? बहुत पहुंच है मेरी, इतने पैसे होंगे जितने की तुम सोच भी नहीं सकते। अब भी समय है, मुझसे हाथ मिला लो। ठीक है, ठीक है, बहुत बकवास कर लिया आपने। अब आप मेरे घर के पास ही बंद रहेंगे और जब इस विषय में सोचेंगे तब अपने आप अकल आ जाएगी आपको। मुखिया को कैद रखा गया। एक दिन मुखिया के नाम का पत्र आया। संदेश और उद्धव वहीं पिंजरे के सामने वो पत्र पढ़ने लगे। मुखिया जी, ये पत्र बहुत ही दुखद जान पड़ता है। क्या? पढ़ो इसे, इसमें क्या लिखा है बताओ मुझे। आप खुद ही पढ़ लीजिए। भाई मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, बस अंगूठा लगाता हूँ। इसे कृपया पढ़ लो। जी, जैसी आपकी इच्छा। पत्र में लिखा है कि मैं मंगरू। मुखिया जी, मैं ये पत्र बस ये सूचित करने के लिए लिख रहा हूँ कि आपके सारे खेत जल चुके हैं। आप जल्द से जल्द लौट आइए। हे राम, अब मैं क्या करूं? काश मैं यहाँ चोरी करने की जगह अपने गांव में होता तो अपने परिवार को संभाल पाता। अब मैं क्या करूं? इसीलिए मैं चाहता था कि मुखिया जी आप ये पत्र स्वयं पढ़ें और कम से कम अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं हर इंसान के हाथ में ये यंत्र क्यों पहुंचाना चाहता हूँ। मुखिया का सिर दुख और शर्म के भार से नीचे हो गया। संदेश का रास्ता अब सुगम हो गया था और धीरे धीरे उसने अपने इस यंत्र को गांव से राज्य और राज्य से देश भर में प्रचलित कर दिया। ये राजेश जी का परिवार है। इस परिवार में राजेश जी अपनी पत्नी शारदा और 2 बच्चों के साथ रहते थे। राजेश जी के दोनों बच्चे शरारती थे। हमारा रसोई से आएगी ना तो हम दोनों चिल्लाकर उन्हें डरा देंगे। ठीक है। और जैसे ही शारदा चाय लेकर बाहर आई, शारदा डर गई और उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया। तुम दोनों को तो आज सीधा करके ही रहूंगी। माँ ने दोनों बच्चों को मारने के लिए झाड़ू उठा ली और दोनों बच्चे मस्ती में यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। नैना अपने पापा के पीछे जा छुपी। पापा बचाओ, बचाओ हमें। अरे 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 रुक जाओ शारदा। अरे अब बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ना। ऐसी मस्ती? मेरी चाय गिर गई, कप फूट गया और आज तो इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। शारदा बच्चों को मारने ही वाली थी कि राजेश जी ने शारदा को रोक लिया। अरे अब जाने भी दो। आपकी वजह से ही ये दोनों इतने बिगड़ चुके हैं। ठीक है बाबा, इस बार इन्हें माफ कर दो। अगली बार ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, माँ से माफी मांगो। माफ कर दो ना। बच्चों ने माफी मांगी और माँ का गुस्सा शांत हुआ और फिर बच्चे बाहर खेलने चले गए। बंटी और नैना अपने दोस्तों के साथ गांव के पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी दोनों का ध्यान एक लड़की पे गया। वो लड़की एक फिरंगी थी। वो लड़की कितनी गोरी है। वो विदेशी है। कितनी गोरी है, चल इसके पीछे चलते हैं। दोनों बच्चे उस फिरंगी मेम के पीछे पीछे घूम रहे थे। अंत में वो फिरंगी बस पकड़कर चली गई और तभी बच्चों का ध्यान जमीन पर पड़े उस फोन पर गया। नैना ने वो फोन उठाया। ये तो उसी फिरंगी लड़की का है। हाँ। ये तो आईफोन है ना नैना। हाँ, पर अब हम उसे ये कैसे लौटाएंगे? एक काम करते हैं, इसे हम रखते हैं। कल अगर वो लड़की अपना फोन ढूंढते आएगी तो हम उसे लौटा देंगे। हाँ, ठीक है। और बच्चों ने वो फोन रख लिया। रास्ते में बंटी को सूझा। हाँ, पर अगर घर पर ये फोन बचेगा तो माँ बहुत डांटेंगी।
उन्हें लगेगा कि हमने ये फोन चुराया है। हाँ, तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस फोन को अपने खेतों में छुपा देते हैं, मिट्टी के अंदर। कल सुबह निकालेंगे और फिर उस फिरंगी लड़की को लौटा देंगे, ठीक है? इससे माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमें डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। दोनों बच्चे अपने खेतों में गए। वहाँ उनके पापा नहीं थे, शायद वो घर चले गए थे। इस आईफोन को यहीं छुपा देती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। बच्चों ने गड्ढा किया और उस गड्ढे में आईफोन रखकर उस पर मिट्टी डाल दी और फिर दोनों घर लौटे। आते ही माँ ने सवाल किया, आज इतनी देर हो गई तुम लोगों को? स्कूल का होमवर्क नहीं करना क्या? हाँ, करना है ना मामा, करना है ना माँ। वो हमें समय का पता ही नहीं चला। ठीक है, जाओ पढ़ने बैठो। माँ की डांट सुनकर बच्चे पढ़ने बैठ गए और रात होते ही सब आराम से सो गए। यहाँ उनके खेतों में कुछ अद्भुत होने लगा। जादुई रूप से कुछ अलग दिखने वाला पौधा उगने लगा। सुबह होते ही राजेश अपने खेतों में पहुंचा। यहाँ का मंजर देखकर वो हैरान था। सारे पौधों में आईफोन टंगे हुए थे। अरे क्या, ये कैसे हो सकता है? आसपास के किसान भी हैरान थे। ये बात तेजी से गांव में फैल गई और शारदा को पता चल गया कि उनके खेतों में आईफोन उग गए हैं। वो अपने बच्चों के साथ दौड़ते हुए खेत पहुंची। ऐसी फसल तो कभी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। तभी दोनों बच्चे उनके सामने आए। ये हमारी गलती है पापा। ये सब हमारी वजह से हुआ है माँ। तुम दोनों की वजह से? तुमने क्या किया? कल हम एक फिरंगी लड़की को देखते हुए बस स्टॉप पर पहुंचे थे। वहाँ हमने देखा कि उस लड़की का आईफोन गिर गया है। हमने वो उठा लिया। सोचा कि अगर वो कल वापस आएगी तो उसे लौटा देंगे, पर फिर हमने सोचा कि माँ हमें डांटेगी अगर हम उस आईफोन को घर ले गए। इसीलिए मैंने और नैना ने वो आईफोन खेतों में गाड़ दिया और उसी से इतने सारे आईफोन उग गए। बच्चों को लग रहा था कि माँ उनको फिर डांटेगी, पर पहली बार शारदा डांटने के बदले मुस्कुराई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब हमारे पास इतने सारे आईफोन हैं। इन्हें बेचकर हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। और वो दीदी का आईफोन, क्या हम उन्हें उनका आईफोन नहीं लौटाएंगे? अरे लौटाएंगे बेटा, और हम उन्हें एक आईफोन उपहार में भी देंगे। आखिर उनकी वजह से ही तो हमारे खेतों में आईफोन की खेती उगी है। तभी वो फिरंगी लड़की वहाँ पहुँची। यही है वो दीदी जिनका आईफोन हमने जमीन में बोया था। बंटी ने उस जगह खोदा और उसे वो आईफोन मिला। बंटी ने आईफोन साफ किया और उसे लड़की को दिया। थैंक यू, मुझे लगा मैंने अपना फोन खो दिया। आपका फोन हमें बस स्टॉप पे मिला, पर तब तक आप चली गई थी। शारदा ने उस फॉरेनर को सब कुछ बताया। वाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। राजेश ने एक आईफोन पेड़ से तोड़ा। ये लीजिए, आपके लिए उपहार। थैंक यू। मैंने कल एक आईफोन खोया था और आज मुझे 2 वापस मिल गए। थैंक यू सो मच। फॉरेनर लड़की आईफोन लेकर खुशी खुशी चली गई और फिर राजेश और उसके पूरे परिवार ने सारे आईफोन जमा लिए। इन आईफोन को बेचकर राजेश जी के पास बहुत पैसे आ गए, जिससे उन्होंने बड़ा घर, बड़े खेत और गाड़ी भी खरीद दी। अब उनकी जिंदगी सुख सुविधा से भर गई थी, पर अब भी शारदा बच्चों को हर वक्त डांटती थी। मेरी अंगूठी कहाँ है नैना? कल मैंने तुम्हारे हाथों में देखी थी। वो अंगूठी, वो तो मैंने। वो क्या नैना? माँ चलिए बताती हूँ। नैना सबको अपने साथ लेकर खेत गई और पूरा खेत सोने की अंगूठियों से भरा था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सारी सोने की अंगूठियाँ! हाँ! अरे बाप रे! पता नहीं राजेश जी के खेतों में क्या अद्भुत था। जो भी बोते थे उसकी फसल उगती थी। वो कहते हैं ना, जब किस्मत मेहरबान तो गदा पहलवान।